आज हम आपको एक नया टॉपिक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने दिया। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया? डार्विन ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या कहती है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अनुसार कि इन्वायरमेंट चेंजेबल है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट क्या है? चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण जो भी ऑर्गेनिज्म अपने को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल ले रहा है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने को इन्वायरमेंट के अनुसार अपने अंदर वेरिएशन ला रहा है, विभिन्नताएं ला रहा है, अपने को चेंजेबल इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को ढाल ले रहा है, वो सर्वाइव करेगा। और जो चेंजेबल इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को नहीं ढाल रहा है, इसमें वेरिएशन नहीं हो रहे हैं, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी कहलाती थी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार इन्वायरमेंट चेंजेबल है, उस चेंजेबल इन्वायरमेंट के अनुसार जो ऑर्गेनिज्म अपने को ढाल लिए वो सर्वाइव किए, और जो नहीं ढाले वो एलिमिनेट कर दिए गए, निकाल दिए गए। ठीक है, उनकी डेथ हो गई बाद में। चलिए, नेचुरल सिलेक्शन को देखते हैं। वो 3 प्रकार का होता है। नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन, और तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो इस तरह हम देख रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को हम कहते हैं, हाँ, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया एक। दूसरा हो गया डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन को हम डार्विन सिलेक्शन भी कहते हैं, या डार्विनियन सिलेक्शन कहते हैं। क्यों डार्विनियन सिलेक्शन कहते हैं? क्योंकि डार्विन के सारे एग्जांपल इसको प्रूव करते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन को। ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? डार्विनियन सिलेक्शन। और तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन को डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कहा जाता है। डिसरप्टिव को क्या कहा जाता है? डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक है, अब एक एक सिलेक्शन को हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को। क्या है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन? जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है या स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वायरमेंट जो चेंजेबल नहीं है। नॉट चेंजेबल। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इन्वायरमेंट इसमें चेंजेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एवरेज कैरेक्टर का सिलेक्शन होता है। एवरेज कैरेक्टर का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। और जो एक्सट्रीम कैरेक्टर है वो एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में इन्वायरमेंट नॉट चेंजेबल होगा और दूसरा एवरेज कैरेक्टर का सिलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में किस कैरेक्टर का सिलेक्शन होता है? किसका होगा? एवरेज कैरेक्टर का। ठीक है, या कह सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होता है वो एक तरह से ओवर डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ओवर डोमिनेंस। ठीक है, इसको प्रूव करता है। कैसे ओवर डोमिनेंस को प्रूव कर रहा है? ओवर डोमिनेंस मतलब हुआ क्या? जब कोई हेटेरोजाइगस, ठीक है, जब कोई हेटेरोजाइगस को प्रिफर किया जाए होमोजाइगस में, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? ओवर डोमिनेंस। ठीक है, जब हेटेरोजाइगस की वैल्यू होमोजाइगस से ज्यादा हो तो इसे क्या कहेंगे? ओवर डोमिनेंस। जैसे देखते हैं, मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन में वेट को हम लेते हैं, एक कैरेक्टर हम लेते हैं वेट। ठीक है ना, कोई कैरेक्टर लिए वेट। ठीक है, वेट है तो इसके 2 एलील होंगे, एक कैपिटल डब्ल्यू होगा, एक स्मॉल डब्ल्यू होगा। कोई वेट लिए किसी पॉपुलेशन में, अगर वेट का कैरेक्टर लिए तो इसके 2 एलील हो सकते हैं। ठीक है, वेट जीन लिए, वेट जीन के 2 एलील होंगे, एक कैपिटल डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा ओवर वेट को और स्मॉल डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा अंडर वेट को।
ठीक है, ओवरवेट और अंडरवेट। तो किसी भी पॉपुलेशन में देखते हैं तो 3 तरह की कैटेगरी होती है बच्चों की। अगर जो बच्चे नए न्यूबॉर्न बच्चे पैदा होते हैं वो 3 तरह के होते हैं इसमें, ठीक है। एक होंगे WW वाले, होमोजाइगस, एक होंगे हेट्रोजाइगस, एक होंगे होमोजाइगस रिसेसिव। जो WW वाले होंगे वो क्या होंगे, ओवरवेट होंगे। वो जनरली क्या होंगे, ओवरवेट। और जो ये वाले होंगे वो क्या होंगे, ये इंटरमीडिएट होंगे। और ये क्या होंगे, ये अंडरवेट होंगे। ये क्या होंगे, अंडरवेट। तो किसी पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं 3 तरह के बच्चे पैदा होते हैं। जो न्यू बॉर्न बच्चे पैदा होते 3 तरह के, ओवरवेट, अंडरवेट और इंटरमीडिएट। जैसे अगर वो 4 to 5 kg है, कितने हैं, 4 to 5 kg, तो ये क्या हो गए, ओवरवेट। और वो लेस देन 2 kg है, ठीक है, क्या है, लेस देन 2 kg है, तो क्या हो गए, अंडरवेट। और अगर वो बच्चे 2 से 3 kg के हैं तो हो गए इंटरमीडिएट, ठीक है। या 4 to 5 का इसको और लिख सकते हैं 4 to 8 kg, ठीक है ना, इसको और बढ़ा सकते हैं। तो ओवरवेट जो बच्चे होते हैं 4 to 8 kg हुए, इंटरमीडिएट हुए 2 से 3 kg हुए, और लेस हुए क्या, कितना, 2 kg। तो जनरली देखा जाता है, हम लोग देखते भी हैं कि पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, ओवरवेट वाले भी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अंडरवेट वाले हैं, कम वेट के कारण सरवाइव नहीं कर पाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ओवरवेट बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है वो भी समाप्त होता है। इंटरमीडिएट ही सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हैं एवरेज कैरेक्टर जो है, ठीक है, एवरेज कैरेक्टर जो है वही क्या है, सेलेक्ट हो रहा नेचर के द्वारा। तो इस तरह ये वेट, बेबी वेट जो है वो किसको प्रूव कर रहा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं, इसी तरह हम उसमें देख लें, क्या कहते हैं, मलेरिया डिजीज। मलेरिया डिजीज कहां होती है, मलेरिया डिजीज जो है ये जनरली देखा जाता है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो आदमी है, ओल्ड स्पेन है, वहां पे ज्यादा देखा जाता है मलेरिया डिजीज। वहां पे 3 कंडीशन आती है, ठीक है। एक, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया। दूसरी कंडीशन आ गई हेट्रोजाइगस कंडीशन हीमोग्लोबिन की, और तीसरी कंडीशन आ गई हीमोग्लोबिन की सिकिल से। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल है। जब नॉर्मल जीन पाए गए तो इसमें क्या हुआ, मलेरिया हो गया इनको। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में नो मलेरिया, नो सिकिल सेल एनीमिया, नो सिकिल सेल एनीमिया, ठीक है। और तीसरे में क्या हो जाएगा, सिकिल सेल एनीमिया। तो देखते हैं जो मलेरिया डिजीज है साउथ अफ्रीका के जो ओल्ड स्पेन है उसमें ज्यादातर देखा गया है, होता था क्या होता था, वहां 3 तरह के जीन पाए जाते थे। एक नॉर्मल वाला हो गया, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक रेसिसिव कंडीशन, सिकिल सेल हो गया। तो जब नॉर्मल रहते थे उनको मलेरिया हो जाता था। नॉर्मल जो है उनको क्या होता था, मलेरिया। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उनको न मलेरिया होता था न सिकिल सेल एनीमिया होता था। और जो क्या करते हैं, जिसमें सिकिल सेल पाया जाता था, जीन सिकिल सेल का जीन पाए जाते थे, उनको क्या होता था, सिकिल सेल एनीमिया। तो ये भी समाप्त हो जाते थे, ये भी समाप्त हो जाते थे। लेकिन जो एवरेज वाला है, इंटरमीडिएट है, वो क्या करता था, सर्वाइव करता था। तो ये भी एग्जांपल है किसका, स्टेबलाइजिंग
सिलेक्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। दूसरा एग्जांपल क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। इस तरह की सिलेक्शन में पहला इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वायरमेंट चेंजेबल है। इन्वायरमेंट क्या है, चेंजेबल है, और इसमें एक्सट्रीम कैरेक्टर सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहां पर डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा, इन्वायरमेंट चेंजेबल होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सट्रीम कैरेक्टर सेलेक्टेड होते हैं। मतलब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के समान इसमें एवरेज कैरेक्टर का सिलेक्शन नहीं होता है। एवरेज कैरेक्टर वाले क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, कौन सा, जो ये मिलेनियन पिगमेंट वाला था, इंडस्ट्रियल मिलेनियन इंडस्ट्रियल वाला है, वो एग्जांपल देख लेते हैं। या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, वहां ब्रिटेन में, तो उसका देख लेते हैं। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वहां पे कई प्रकार के मात पाए जाते थे। ठीक है, एक वहां पे ब्राउन मात थे, ठीक है, और एक वहां पे क्या थे, ब्लैक मात थे। ब्राउन मात वहां पे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन थे। और ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कह सकते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, वहां ब्राउन मात या ब्राउन पीपर मात जो थे वो ज्यादा थे, और स्टेम का कलर भी क्या था, ब्राउन था। तो ये ब्राउन मात यहां आके बैठ जाते थे, इसके ट्रंक पे, पेड़ के ट्रंक पे ब्राउन मात बैठ जाते थे, और ब्राउन कलर का स्टेम था, तो ये जनरली प्रेडेटर के द्वारा पकड़ में नहीं आते थे और अपना प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन उसी समय कुछ ब्राउन माथ में इंड्यूस्ड म्यूटेशन हुआ, और इंड्यूस्ड म्यूटेशन के कारण वो कन्वर्ट हो गए किस पे, ब्लैक माथ में। किसमें कन्वर्ट हो गए, ब्लैक माथ में। कुछ ब्राउन माथ थे उसी समय, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के कारण कुछ किसमें कन्वर्ट हो गए, ब्लैक माथ में। अब ब्लैक माथ आसानी से प्रेडेटर के द्वारा दिखाई पड़ जाते थे, और उन्हें वो क्या करता था, खा लेता था। ठीक है, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पोल्यूशन ज्यादा हुआ, तो स्टेम का कलर क्या हो गया, ये ब्लैक हो गया। पोल्यूशन ज्यादा होने के कारण स्टेम का कलर क्या हुआ, ब्लैक हो गया। और ब्लैक होने के कारण अब क्या हुआ, जो ब्लैक कलर के माथ थे वो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण जो ब्लैक कलर के माथ थे वो आसानी से छिप गए। लेकिन जो ब्लू कलर, जो ब्राउन कलर के माथ थे, ठीक है, जो ब्राउन कलर के पतंगे थे वो आसानी से दिखाई पड़ जा रहे थे प्रेडेटर के द्वारा, और प्रेडेटर मार के इनको खाने लगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, डायरेक्शनल सिलेक्शन का, कि चेंजेबल एनवायरनमेंट के अनुसार जो चेंज कर लिया अपने को, ब्लैक वाला चेंज किया, वो सर्वाइव किया, और ब्राउन वाले थे वो उसी समान रह गए, इसलिए उनको क्या हुआ, प्रेडेटर मार के खा गया। जरा इसको ग्राफ के द्वारा देखते हैं। जैसे ब्राउन डायरेक्शनल सिलेक्शन को देखते हैं, इधर है नंबर ऑफ फिनोटाइप, और इधर देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इधर हो जाएगा फिनोटाइप।
शुरुआत में क्या हुआ, ब्राउन मार्क ज्यादा थे। शुरुआत में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउन मार्क ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हो गया, ब्लैक मार्क सर्वाइव किए। ठीक, ये है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये है ब्राउन मार्क, और ये क्या है, ब्लैक मार्क। ठीक है, क्या हुआ इसमें, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो ब्राउन मार्क्स ज्यादा थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो इसमें कौन ज्यादा हो गए, ब्लैक मार्क। और ब्राउन मार्क वाले क्या हुआ, मार के प्रेडेटर के द्वारा खा लिए गए। अपने को चेंज नहीं किए, इनको प्रेडेटर मार के खा गए, और जो चेंज किए वो सर्वाइव किए। तो वही नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में डार्विन ने कहा था कि इन्वायरमेंट चेंजेबल होने का, जो अपने को चेंज किया वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं चेंज किया वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका डायरेक्शनल सिलेक्शन का। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का, डीडीटी का प्रयोग मॉस्किटो पे। ठीक है, मॉस्किटो पे लगातार डीडीटी का प्रयोग करने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या है, कितना भी हम कॉइल जलाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो जल्दी मरते नहीं है, क्योंकि इंड्यूस्ड म्यूटेशन के कारण अपने जीव में वो परिवर्तन ले आए। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसका डायरेक्शनल सिलेक्शन का। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को भी हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको देखिए, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को देख लेते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का जरा ग्राफ देख ले तो इसमें 3 कंडीशन है, अंडर वेट, इंटरमीडिएट वेट, ओवर वेट। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में कौन सेलेक्ट हुआ था, इंटरमीडिएट वेट वाला, और एक्सट्रीम कैरेक्टर जो थे वो एलिमिनेट हो गए थे, एवरेज कैरेक्टर का सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें क्या होगा, इधर वाले जो इंडिविजुअल हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और इधर वाले भी इंडिविजुअल हैं जो वो समाप्त हो जाएंगे, और बाद में ग्राफ जो है वो इस तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया किसका, ये जो ग्राफ है किसका, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। अब तीसरा हम देखते हैं जो डिसरप्टिव सिलेक्शन का, कि कैसे होगा। तीसरा जो है वो डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन में भी हम यहां पे एक्सट्रीम कैरेक्टर को लेते हैं, एवरेज कैरेक्टर को एलिमिनेट करते हैं। एवरेज कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एवरेज कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और एक्सट्रीम कैरेक्टर का सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। डिसरप्टिव सिलेक्शन जो होता है वो जनरली देखा गया लार्ज पॉपुलेशन में। जब लार्ज पॉपुलेशन होती है तो उसमें क्या होता है, भोजन के लिए आपस में क्या होगा, संघर्ष होगा। ठीक है, भोजन के लिए होगा, शेल्टर के लिए होगा, मीटिंग के लिए होगा। ठीक है, तो उसमें आपस में संघर्ष होगा। जब संघर्ष होता है तो कुछ स्पीसीज अपने को क्या करेंगी, वहां से माइग्रेट करेंगे, दूसरे स्थान पे जाएंगी, अपने को कुछ मॉडिफाई कर लेंगी और नए स्पीसीज के समान रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहां हम देखते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होगा, स्पेसिएशन भी होता है। क्या होता है, स्पेसिएशन भी होता है। स्पेसिएशन मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस पे भी एक वीडियो हम डाले हैं, उसको दे सकते हैं आप। स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन में क्या होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होगा, एक लार्ज पॉपुलेशन है जो बाद में 2 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो लार्ज पॉपुलेशन उसमें आपस में भोजन के लिए, मीटिंग के लिए, सेंटर के लिए आपस में कंपटीशन होगा और 2 भागों में बढ़ जाएगी। जैसे देखते हैं, इधर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और इधर क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। पहले पॉपुलेशन इस तरह थी, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म थे। बाद में क्या हुआ, जब कंपटीशन हुआ आपस में भोजन के लिए, ठीक है, मीटिंग के लिए, तो ये
तरह से हो गया। ठीक है, कुछ स्पीसीज इस तरह अपने को एक समान हो गई और कुछ स्पीसीज दूसरे अपने को दूसरे इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को मॉडिफाई की, तो दो तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, स्पेसिएशन शो कर रहा है। यहाँ स्पीसीज का देखिए जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन डिवाइड हो गई, दो भागों में बढ़ गई। तो इस तरह के सिलेक्शन को क्या कहते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह आज हम नेचुरल सिलेक्शन में 3 भाग देखे, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।